Hello everyone, welcome to Net Economics classes. I am Priyanka and I hope you all are doing well for preparing exam. We have already completed 18 parts of the lecture series of daily 10 questions and now this is part 19. Let's begin with question number 1. Question number 1 is first green revolution was primarily concerned with the production and productivity of. जो पहला ग्रीन रेवोल्यूशन था वो किसकी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे उसका प्राइमरी फोकस था, मेन फोकस था। ऑप्शन 1 क्या है? पल्सेस, ऑप्शन 2 है ऑयल सीड्स, ऑप्शन 3 है वीट और ऑप्शन 4 है हमारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सबसे पहले जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो किस लिए आया था? फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, हमारी प्रोडक्शन एक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सके, ज़्यादा क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सके, इसलिए जिसमें फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, थ्रेशर्स, मशीन, इन सब का इंट्रोडक्शन हुआ था। ठीक है, अब समझते हैं हम कि प्राइमरी फोकस इसका किस पे था। सबसे पहले अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ कांग्रेस लीडर लाल बहादुर शास्त्री द ग्रीन रेवोल्यूशन विद इन इंडिया कमेंस्ड इन 1965। लाल बहादुर शास्त्री जी की लीडरशिप में ग्रीन रेवोल्यूशन 1965 में आया था। that lead to an increase in food grain production especially in Punjab, Haryana and UP. मेन हमारी क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये। प्रोडक्शन ऑफ wheat has produced the best result in fueling self sufficiency of India. इंडिया को क्या बनना था उस टाइम पे? सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बनना था कि उसको बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े। तो वीट ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन में। प्लस हाई यील्डिंग सीड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज, ये सब किस में आई थी? जिन्होंने फार्मर्स को मोटिवेट किया था कि वो एग्रीकल्चर में भी रेवोल्यूशन ला सकते हैं, चेंज ला सकते हैं। सो हमारा प्राइमरी जो कंसर्न था वो किस पे था? वीट पे था। ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग द पीरियड 2004-5 to 10-11 एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी। 4-5 हमारा बेस ईयर, 4-5 से लेके अगर हम 10-11 की बात करें तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है जीडीपी में? ऑप्शन ए क्या है? विटनेस्ड अ हायर ग्रोथ रेट देन द ओवरऑल जीडीपी, विटनेस्ड अ लोअर ग्रोथ रेट देन द ओवरऑल जीडीपी, थर्ड विटनेस्ड अ stagnant growth rate as compared to the overall growth rate, and fourth is witnessed a similar growth rate that of overall GDP. ज़्यादा ग्रोथ किया, कम ग्रोथ किया, सेम ग्रोथ किया या स्टेगनेंट, कॉन्स्टेंट, कोई चेंज नहीं। तो ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 4-5 to 10-11 एग्रीकल्चर सेक्टर ने काफ़ी लो ग्रोथ रेट किया। अगर हम देखें कितना परसेंट, तो कितना था? अगर हम इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं 10-11 की, तो वो क्या कहती है कि ओवरऑल जीडीपी 4-5 से 10-11 जो इंक्रीज हुई थी वो 8.62% थी, जिसमें एग्रीकल्चर का कितना था? 3.46% ड्यूरिंग द सेम ईयर। इसी ईयर में सिर्फ एग्रीकल्चर का कितना परसेंट शेयर था? 3.46%, कम था कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर। तो उसने ओवरऑल जीडीपी में एक बहुत ही लो ग्रोथ रेट दिखाई थी। किसने? एग्रीकल्चर ने। ठीक है, 3.46% ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड मैनेजमेंट्स आर। जो फूड मैनेजमेंट होते हैं उनके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑप्शन ए क्या है हमारा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम फार्मर्स एट रिम्यूनरेटिव प्राइस। रिम्यूनरेटिव प्राइस पे मतलब एटलीस्ट उनकी कॉस्ट कवर हो सके, ऐसे प्राइस तो होने चाहिए। और प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। तो फूड ग्रेन्स उस रेट पे परचेज करना जिससे फार्मर को बेनिफिट हो। सेकंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन टू कंज्यूमर एट अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस पे कंज्यूमर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे कि हमारे पीडीएस सिस्टम है वो अफोर्डेबल प्राइस पे देते हैं। पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और थर्ड क्या है हमारा? मेंटेनेंस ऑफ फूड बफर फॉर फूड सिक्योरिटी एंड प्राइस स्टेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी होती है जो हमारी, जिसमें हम फूड को स्टोर करके रखते हैं ताकि इन नियर फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उससे कवर कर सकें। ठीक है, एक फूड सिक्योरिटी रहती है हमारे पास कि हमें बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर आ गई तो, प्लस प्राइस को स्टेबल रखने के लिए। तो ऑप्शन तीनों ही हमारे करेक्ट हैं। फूड मैनेजमेंट जो है उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता
होता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी हमारे तीनों ही क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखें आगे फर्दर नॉलेज के लिए, तो मेन ऑब्जेक्टिव फूड मैनेजमेंट का क्या है, कंज्यूमर्स को हेल्प करना, उनको इंफॉर्मेशन देना अबाउट फूड बाय मेकिंग श्योर दैट दे हैव इंफॉर्मेशन एंड दे नीड इट एंड दे आर नॉट मिसलीड। उनको कोई गलत ना बताए, गलत रेट ना बताए। इसलिए फूड मैनेजमेंट का मेन रोल होता है कि वो कंज्यूमर्स को हेल्प करें, उनको चॉइस, इंफॉर्मेटिव चॉइस दें, मतलब उनको इन्फॉर्मेशन दें पहले ताकि वो चूज़ कर सकें। प्लस ये पब्लिक हेल्थ को भी सपोर्ट करता है by promoting food choices, plus it also maintaining and enhancing nutritional qualities of food and responding to specific public health concern. पब्लिक हेल्थ कंसर्न जो होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें भी ये बताता है कि हाँ हम ऐसा फूड सप्लाई कर रहे हैं या ये फूड अपने लोगों के लिए क्या है, बहुत ही न्यूट्रिशनल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट contributed maximum to the production of pulses in the year 910। अगर हम 910 की बात करें तो किस स्टेट ने पल्सेस की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। ऑप्शन ए क्या है, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है हमारा राजस्थान, और ऑप्शन डी है क्या, पंजाब। तो कौन कौन सी स्टेट हैं जिसमें पल्सेस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो वो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी एंड कर्नाटका। तो ये पांचों स्टेट जो हैं वो सबसे ज़्यादा पल्सेस की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये पांचों स्टेट है। प्लस 9-10 में किसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो 9-10 में कंट्रीब्यूशन देने वाली थी मध्य प्रदेश। अब राजस्थान और पंजाब है जो पल्सेस में जिनका है ही नहीं, टॉप 5 में वो नहीं आती। तो ऑप्शन या तो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है, और 9-10 में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश ने कंट्रीब्यूट किया था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, जो किसान क्रेडिट स्कीम है वो इंट्रोड्यूस्ड हुई थी किस ईयर में। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 2001 में हुई थी, 2005 में हुई थी, 1998 में हुई थी, या 1999 में हुई थी। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखें एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग जो किसान क्रेडिट स्कीम है वो अगस्त 1998 को इंट्रोड्यूस्ड हुई थी बाय द इंडियन बैंक्स। ठीक है, दिस मॉडल स्कीम वाज प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड। नाबार्ड ने इसको प्रिपेयर किया था, मींस नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसकी रिकमेंडेशन से, आरवी गुप्ता कमेटी की रिकमेंडेशन से, टू प्रोवाइड लोन्स फॉर एग्रीकल्चर नीड। अगर एग्रीकल्चर नीड है किसी को एग्रीकल्चर के फील्ड में, तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, उन्हें लोन प्रोवाइड करेंगे। और कमेटी कौन सी थी, आरवी गुप्ता कमेटी। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि केसीसी स्कीम, किसान क्रेडिट स्कीम कौन सी कमेटी में बनी थी, किसकी रिकमेंडेशन से बनी थी। तो 1998 अगस्त में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा है, ऑप्शन सी 1998। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी इज अ प्री कंडीशन। अगर हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, तो वो हमें क्या इंश्योर करती है। ऑप्शन ए क्या है, टू रेज द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी। जीडीपी में एग्रीकल्चर का शेयर बढ़ेगा। टू एंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी, प्लस टू प्रोवाइड लाइवलीहुड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। हम ये पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं ना अभी। तो ये चारों ही ऑप्शन क्या है, सही है। अगर हमारी एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो हमारा एग्रीकल्चर का शेयर भी बढ़ेगा जीडीपी में, प्लस नेशनल फूड सिक्योरिटी भी मिलेगी, प्लस हमें एक अच्छी लाइवलीहुड प्लस न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी मिलेगी। तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे क्या हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलेक्ट द ईयर इन विच ग्रोस फिस्कल डेफिसिट or revenue deficit and primary deficit of the central government as percentage of GDP were the highest। हमारा gross fiscal deficit, revenue deficit, primary deficit central government का as percentage of GDP जो है वो highest है। अगर हम बात करें सबसे पहले कि primary deficit का मतलब क्या होता है। primary deficit का मतलब होता है total revenue minus total expenditure, और इसमें हम
एक्सक्लूड करते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, जो भी हमने लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट पेमेंट को एक्सक्लूड करते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करते हैं, तो आता है हमारी प्राइमरी डेफिसिट। या फिर फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करें तो भी हमारा क्या आता है, प्राइमरी डेफिसिट आता है। तो कौन सी ईयर में सबसे ज़्यादा था, 8-9 में, 6-7 में, 7-8 में, या फिर 5-6 में। तो 8 और 9 हमारे ऐसे ईयर थे जिसमें ये सबसे ज़्यादा परसेंटेज इसकी थी। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं कि ये एज इट इज ही आते हैं कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आइटम इज लाइकली टू बी मोस्ट सिग्निफिकेंट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द ईयर 11-12। 11-12 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पे किया था, सबसे सिग्निफिकेंट एक्सपेंडिचर अपनी सब्सिडीज पे, डिफेंस पे, इंटरेस्ट पेमेंट पे, या शेयर ऑफ स्टेट्स इन सेंट्रल टैक्सेस की स्टेट के साथ शेयर किया था। तो सबसे ज़्यादा खर्चा उन्होंने किया था इंटरेस्ट पे, और कितना परसेंट किया था उन्होंने अपनी इनकम का 24.4%, इनकम मतलब जीडीपी का 24.4% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट पे ही खर्चा किया था। ठीक है, अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में सिर्फ उन्होंने 1.1% किया था पूरी जीडीपी का। तो सबसे ज़्यादा खर्चा उन्होंने कितना किया था, 24.4%। ये क्वेश्चन बनता है हमारा इंडियन इकोनॉमी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइटम ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूड, जो स्टेट गवर्नमेंट सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर करती है, सोसाइटी के लिए जो खर्चा करती है, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, देखते हैं। हमें अगर ये बताए ना कि सेंट्रल किस पे खर्चा करती है, स्टेट किस पे खर्चा करती है, तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देखें तो स्टेट जो है वो करती है एक्सपेंडिचर जनरल एजुकेशन पे, टेक्निकल एजुकेशन पे, स्पोर्ट्स पे, यूथ सर्विसेज पे, आर्ट कल्चर पे, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे, फैमिली वेलफेयर पे, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ब्रॉडकास्टिंग, वेलफेयर ऑफ SC, STs, OBCs, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों पे खर्चा करती है। ठीक है, ऑप्शन जो देखते हैं, ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दे रखे हैं। एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सही है, दोनों पे करती है स्टेट गवर्नमेंट। एनर्जी ट्रांसपोर्ट पे करने वाली है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। पब्लिक और हेल्थ फैसिलिटी पे करती है स्टेट गवर्नमेंट। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन पे भी कौन करती है, स्टेट गवर्नमेंट। तो कौन से ऑप्शन सही है हमारे, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट कोड है। अब चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे। हमें इसमें क्या बताना है, मैचअप। सबसे हमें लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 में हमें इकोनॉमिस्ट के नाम दे रखे हैं कि किसने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया था। सबसे पहले है हमारी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज, सेकंड है हमारा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, थर्ड है हमारा फेडरल फाइनेंस, और फोर्थ है हमारा फंक्शनल फाइनेंस। फेडरल फाइनेंस और फंक्शनल फाइनेंस ऑलरेडी ये क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीवियस ईयर में। तो ये मैचअप वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको ये याद कब रहेंगे, जब आपको पता हो कि ये थ्योरी किसने दी थी और इस थ्योरी में क्या कहा गया था। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज के बारे में क्या कहा गया है कि दैट विद इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है किसी नेशन की, तो वो नेशन क्या एक्सपीरियंस करेगा कि पब्लिक सेक्टर ने अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज किया है, अपने खर्चे को बढ़ाया है लोगों पे। तो एडोल्फ वैगनर जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने प्रोपाउंड की थी ये थ्योरी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट एक्टिविटीज। उन्होंने क्या रिलेशनशिप शो किया था, लेवल ऑफ डेवलपमेंट और पब्लिक एक्सपेंडिचर के बीच में। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट को बताने वाले कौन थे, हमारे एडोल्फ वैगनर। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की, तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बोला गया था पिकॉक वाइसमैन
हाइपोथेसिस में, जिन्होंने क्या फोकस किया था, ऑन द पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड स्टेट that public expenditure does not follow a smooth or continuous trend but increase in public expenditure take place in jerks या फिर steps। तो वाइसमैन और पिकॉक थ्योरी क्या कहती है, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, जो लोगों पे खर्चा करती है गवर्नमेंट, वो ऐसा नहीं है कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, स्मूथ चलता रहता है बहुत। जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो छोटे छोटे पार्ट्स में होता है, एक एक स्टेप लेके किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर वॉर टाइम है और अगर हम वॉर टाइम गुड्स बना रहे हैं, हम गन्स वगैरह बना रहे हैं, तो वॉर टैक्स गवर्नमेंट क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसको फंड मिले, ताकि वो अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर को क्या कर सके, कवर कर सके। इसी को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। मतलब ये क्रिएट किया जाता है व्हेन द अर्लियर लोअर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल आर डिस्प्लेस्ड बाय अ न्यू और हायर बजटरी लेवल। अगर पहले लो टैक्स था तो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाओ और अपने बजट लेवल के साथ उसको मैच करने की कोशिश करो, डिस्प्लेस करने की कोशिश करो। तो इसके बारे में बोला गया था किसने, वाइसमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस में इसके बारे में बोला गया था। अगर हम बात करें नेक्स्ट फेडरल फाइनेंस, तो फेडरल फाइनेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जो असाइन करता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टू सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लेवल, ताकि वो अपने काम अच्छे से कर सके। तो फेडरल फाइनेंस में जो रेवेन्यू होता है, जो इनकम होती है, वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिवाइड की जाती है इस तरीके से ताकि वो अपने जो रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं वो अच्छे से कर सके। ठीक है, मतलब रिसोर्सेज को एलोकेट करना, और यहाँ रिसोर्सेज क्या है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू को एलोकेट करना सेंट्रल और स्टेट अथॉरिटी के बीच में, तो इसका मतलब होता है फेडरल फाइनेंस। अगर हम बात करें फेडरल फाइनेंस को किसने दिया था, तो आर.एन. भार्गवा ने दिया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल फाइनेंस, तो फंक्शनल फाइनेंस क्या होता है, फंक्शनल फाइनेंस का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी जिसको प्रोपाउंड करने वाले थे ए.पी. लर्नर, जो किसके ऊपर बेस थी, इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट को खुद अपने आप को फाइनेंस करना चाहिए अगर उसको अपने गोल को फुलफिल करना है। जैसे बिजनेस साइकिल का लेवल अचीव करना चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव करनी चाहिए, ग्रोथ अचीव करनी चाहिए और इन्फ्लेशन कम रखना चाहिए मार्केट में। तो मतलब स्टेट अपने चीज़ों को खुद सॉल्व करे, अपने मैटर्स को खुद सॉल्व करे, अपना गोल अच्छे से फुलफिल कर पाए, बिजनेस साइकिल अचीव कर पाए, एम्प्लॉयमेंट अचीव कर पाए, ग्रोथ अचीव कर पाए और इन्फ्लेशन कम रखे। तो फंक्शनल फाइनेंस के बारे में बोला गया था ए.पी. लर्नर ने। तो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेट का है सेकंड, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का है थर्ड, फिर आता है फेडरल फाइनेंस का फर्स्ट और फंक्शनल फाइनेंस का फोर्थ। तो 2, 3, 1 और 4। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन 20 के हिसाब से हमारा करेक्ट है। थैंक यू सो मच। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अपना ध्यान रखना। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।